हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बोरोसिल लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी का पार्ट 2 है फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें कंपनी के बेसिक्स फंडामेंटल एनालिसिस हमने किया हुआ है, जिसमें हमने कंपनी के बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड की है, जैसे कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, कंपनी किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, कंपनी का मार्केट कैप क्या है, कंपनी किस कैप से बिलोंग करती है, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर कंपनी के बेसिक्स क्लियर करना है तो आप पार्ट 1 देख सकते, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं जो मेनली वो बात करेंगे आज पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम फाइनेंशियल एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल एनालिसिस करना क्यों इम्पोर्टेंट है, आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। कई बार हमें लगता है किसी व्यक्ति को देखकर कि ये व्यक्ति कितना अमीर है। क्योंकि हो सकता है हमसे उसके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, पर जब आप उसके फाइनेंशियल पर नजर डालते हैं, जैसे इनकम स्टेटमेंट या फिर बैलेंस शीट पे अगर हम देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि इसके पास कई हैं जो लॉन्ग टर्म लोन्स ले रखे हैं इसने। जैसे कार लोन जनरली 3 साल, 5 साल या 7 साल का लोन होता है, या होम लोन कोई ले रखा है जैसे 15, 20 या 25 साल का हो सकता है। तब आपको उसकी रियलिटी का पता चलता है कि यार ये व्यक्ति तो हमसे भी गरीब है। तो जब आपको कभी भी किसी व्यक्ति या किसी कंपनी का एनालिसिस करना है, तो आप उसके इनकम स्टेटमेंट पे, बैलेंस शीट पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आप। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स मूव। तो कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस की हम बात करने जा रहे हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो जो हम फर्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे, बोथ क्वार्टरली एंड ईयरली। इसके साथ हम देखेंगे कंपनी की रेशियोज क्या है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे हम फोकस करेंगे एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे। देन हम बैलेंस शीट पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखा जाए तो एक कंपनी का टेक्निकल पार्ट रहेगा, जो एक्चुअली थर्ड पार्ट रहेगा। ये हम आगे आने वाले समय में डिस्कस करेंगे, जिसमें कंपनी के स्ट्रक्चर, मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टारगेट एंड स्टॉप लॉस के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल में कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे हम फोकस करेंगे। यहाँ पे जो एक्चुअली आपको टर्म्स दिए जा रहे हैं ये करोड़्स में हैं। और अगर हम बात करें तो नेट सेल्स की, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हम देखेंगे वो नेट सेल्स की हम देखेंगे। नेट सेल्स को हम रेवेन्यू के तौर पे भी एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं। तो नेट सेल्स की अगर हम बात करें तो जून क्वार्टर, सितंबर, दिसंबर, मार्च और एक्चुअली 19 का एज वेल एज 20 और 21 के क्वार्टर्स इसमें लिए गए हैं। अगर हम बात करें कंपनी के तो 119 करोड़ का रेवेन्यू या नेट सेल्स जो हुई थी वो 119 करोड़ कंपनी की नेट सेल्स हुई थी जून क्वार्टर 2019। इसके बिहाफ पे अगर हम देखें तो ग्रोथ नज़र आ रही 164, 169 से लेकर 168 या फिर 190 करोड़ तक कंपनी की नेट सेल्स हुई है मार्च क्वार्टर ये 21 तक। अगर हम एक्चुअली दो क्वार्टर को छोड़ दें, ये मार्च और जून क्वार्टर को, इस क्वार्टर में क्या कोविड की वजह से पूरा ओवरऑल बिजनेस इम्पैक्टेड था, तो इसमें भी इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। तो इस क्वार्टर्स को हम दो क्वार्टर को छोड़ दें तो ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस देखें कंपनी का नेट सेल्स का 119 करोड़ से 168 करोड़ राइट नाउ क्लोजिंग जो दिया है इसने, राइट। इसके बाद हम बात करें अगर कंपनी की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे जैसे कंपनी का नेट सेल्स बढ़ी है वैसे वैसे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो बाद में एक्चुअली नेट सेल से हम लेस कर देते हैं एक्सपेंसेस को, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का। साथ में हम बात करते हैं एक अदर इनकम की, अगर बात करें तो अदर इनकम भी कंपनी की आती है। ये भी हमारे रेवेन्यू में कैलकुलेट होती है, एक्चुअली नेट सेल्स में हमारा कैलकुलेट होगी। जैसे कंपनी के कुछ हो सकता है कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, या फिर कंपनी का रेंट कोई रेंट पे कोई चीज़ उठा रखी हो, तो उसके बिहाफ पे कंपनी का भी एक्चुअली देखा जाए तो अदर इनकम भी कंपनी की आई हुई है। इसके बाद हम देखें कंपनी के इंटरेस्ट वगैरह घटाकर लास्ट में जो हमारा निकल के आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमारा निकल के आया करीब 28 करोड़ का प्रॉफिट। अगर देखा जाए कंटिन्यू ग्रोथ हुआ 13 करोड़, 21 करोड़, 25 करोड़, 9 करोड़, है ना। मार्च और जून क्वार्टर को छोड़कर 12 करोड़ इंक्रीज हुआ, 30 करोड़ और 28 करोड़। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। टैक्स हटाने के बाद में जो नेट प्रॉफिट हमारा निकल के आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 17.91 करोड़ का, लगभग 18 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट
निकल कर आया। ये हमारा नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ईयरली रिजल्ट्स अगर हम देखें कंपनी की 195 करोड़ की सेल्स हुई थी 2021 में 389 की सेल्स हुई है। ग्रोथ है, कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर जैसे जैसे सेल्स बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपेंडिचर भी कंपनी के इंक्रीज हुए हैं कहीं ना कहीं। इसके बाद हम अदर इनकम की बात करें, डिप्रिशिएशन भी हुआ है कुछ कंपनी का, ये डिप्रिशिएशन लेस किया जाता है, इंटरेस्ट भी लेस किया जाता है प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट में हम ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखते हैं तो निकल के आता है 59 करोड़ का, ये बिफोर टैक्स। इसमें से हम टैक्स को फिर क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं टैक्स को। तो ये अगर हम टैक्स 18 करोड़ का हमने यहाँ से लेस कर दिया तो हमारा ये जो आपका निकल के आ रहा है ये नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है 40 करोड़ का। 40 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हुआ है। ये कैसे एक बार हम देख लेते हैं। तो जो नेट सेल्स है, ये जो अगर हम बात करें तो ये जो नेट सेल्स है 389 करोड़ में, इसमें 389 करोड़ प्लस अदर इनकम, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद में एक्सपेंडिचर और इसके साथ हमने डिप्रिशिएशन और इंटरेस्ट को ये दोनों इधर प्लस करेंगे, इसके साथ में एक्सपेंडिचर के साथ ओवरऑल हम नेट सेल्स प्लस अदर इनकम जोड़ने के बाद में जो कैलकुलेशन में आ रहा है इसको हम लेस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। तो ये कंपनी का नेट जो प्रॉफिट हुआ है ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें इस ईयर का 21 का, तो वो हुआ है 40 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट निकल के आया। नेक्स्ट हम बात करें कंपनी के रेशियोज के बारे में, राइट। तो हम बात करने जा रहे हैं कंपनी के रेशियोज के बारे में। रेशियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिटर्न रेशियो, इसे हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी कहते हैं। तो पहला जो रेशियो है हमारा वो रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE की बात करें तो ईयर ऑन ईयर 4.18% से लेकर 5.6% हुआ है कंपनी का। देखा जाए तो इंक्रीज हुआ है कंपनी का, और 20 का है एक्चुअली है, और 21 का अगर हम देखें तो लगभग 6.5% के आसपास का ROE है कंपनी का। वो आपको कंपनी की वेबसाइट में दिख जाएगा एक बार। तो ROCE की बात करें तो ये भी एक इंक्रीज हुआ है 6.37 7.1%, मतलब एक इंक्रीज फॉर्मेशन में है। इसके बाद हम बात करते हैं रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट्स ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने एसेट्स का कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। तो वो 3.7 और 4.25% है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंपनी के ये ग्रोथ रेशियो के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कंपनी के ग्रोथ रेशियो में आता है नेट सेल्स ग्रोथ। जो सेल्स ग्रोथ हुई है कंपनी की ईयर ऑन ईयर वो 74% से ग्रोथ है। कंपनी का ईबिटा ग्रोथ, ईबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ईबिटा मार्जिन जो आ रहा है हमारा, ईबिटा ग्रोथ परसेंट है जो हमारी वो 26%। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो जो हमारा नेट प्रॉफिट परसेंटेज में निकल के आ रहा है लगभग 41% से कंपनी का ग्रोथ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी के सॉल्वेंसी रेशियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो के बारे में बात करने जा रहे हैं हम। सॉल्वेंसी रेशियो मस्ट इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। सॉल्वेंसी रेशियो देखना, ये बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड लोन पे है। ये रेशियोज हमें लोन और इंटरेस्ट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ें कंपनी की हेल्थ बताते हैं कि कंपनी कितना हेल्दी है, तो वो हमें ये रेशियो बताता है। तो फर्स्ट रेशियो जो है वो है सॉल्वेंसी रेशियो में आता है, वो है टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का मतलब ये है कि आपकी डेब्ट चुकाने की कैपेसिटी है वो क्या है। तो ये डेब्ट, टोटल डेब्ट टू जो इक्विटी रेशियो है, ये जितना कम मतलब कंपनी के लिए उतना अच्छा। 19 की बात करें तो ये 0.12% था। 20 की बात करें तो 0.08% लगभग, और 21 की बात करें तो ये और कम हुआ है 0.07% के आसपास। मतलब ये कंपनी के लिए बहुत ही गुड साइन। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1% से कम होना चाहिए, लगभग 1% से अगर कम है कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो में, ये भी आता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है किसी बिजनेस को एनालाइज करने का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा उतना बेटर होता है कंपनी के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पर्सनल लोन लेना होता है तो बैंक हमारा क्रेडिट स्कोर देखती है। जितना ज्यादा क्रेडिट स्कोर उतना अच्छा हमारा क्रेडिट है, मतलब लोन मिलने के चांसेस उतने बेटर है। उसी प्रकार से अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी के लिए जितना ज्यादा मतलब उतना कंपनी के लिए बेटर, मतलब कंपनी को उतना कम ब्याज दर पे लोन मिल सकता है। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है कंपनी का तो मतलब ये है
कि कंपनी को ज़्यादा ब्याज दर पे लोन मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें ये बताता है आपकी गुडविल क्या है मार्केट में, आपकी कैपेसिटी क्या है मार्केट में, ये हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एक और रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है हमारा, ये हम बात करते हैं करंट रेशियो। ये भी एक सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर में ही आता है। करंट रेशियो, करंट रेशियो हमारे एसेट और लायबिलिटीज को डिफाइन करता है। अगर आपके पास लायबिलिटीज से ज़्यादा एसेट्स हैं, मतलब आपकी कैपेसिटी अच्छी है लोन चुकाने की, तो ये रेशियो भी, करंट रेशियो जितना ज़्यादा मतलब कंपनी के लिए उतना, जितना कम कंपनी के लिए उतना खराब है। तो जनरली देखा जाए तो 1% से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए करंट रेशियो। और कभी भी कोई भी रेशियो अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो हमें सेम इंडस्ट्री या फिर सेम सेक्टर में ही कंपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि हम एफएमसीजी की कंपनी का करंट रेशियो हम आईटी सेक्टर की करंट रेशियो से कंपेयर करें। ऐसा नहीं है कि ऑटो सेक्टर कंपनी का करंट रेशियो या डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हम कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी या सेक्टर से कंपेयर करें। तो सेम सेक्टर की कंपनी होनी चाहिए, सेम इंडस्ट्री होनी चाहिए, तो आप प्रॉपर वे में एनालाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएनएल की, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो प्रॉफिट एंड जो लॉस स्टेटमेंट है हमारा वो है ईयर ऑन ईयर 2019, 2020 एंड 2021 ट्रेलिंग 12 मंथ का है, देखा जाए तो टिल 12 मंथ तक का। नेट सेल्स की अगर हम बात करें 19 में 345 करोड़ की नेट सेल्स, मतलब कंपनी के पास रेवेन्यू आया था 591 करोड़ का, इधर रेवेन्यू आया 527 करोड़ का ये रेवेन्यू आया। एक्सपेंसेस भी कंपनी के बढ़े हुए हैं, अगर देखा जाए अदर इनकम कंपनी की 15 करोड़ थी, यहाँ पे 12 साढ़े 12 करोड़, इधर 16 करोड़ की हुई है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम बात करें तो प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स निकल के आया है वो 31 करोड़ का था 19 में, 50 करोड़ का, और इधर 60 करोड़ का। मतलब ग्रोथ है कंपनी की। देखा जाए तो टैक्स वगैरह निकालने के बाद में जो 19 में प्रॉफिट था वो 23 करोड़ का था, 20 में जो प्रॉफिट निकल के आया वो 41 करोड़ का निकल के आया, और एवरेज है 40.77 करोड़ का, लगभग ठीक ठाक प्रॉफिट है, नो इशू। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो हमने लास्ट 3 ईयर का लिया हुआ है, 2019, 2020 और 2021। इसमें तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिन्हें हमें देखना होता है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहला टर्म्स होता है, इसके बाद हमारा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड नेक्स्ट होता है हमारा कैश फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। ये 3 ऑपरेटिंग एक्टिविटी होते हैं जिन्हें हमें देखना होता है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो 43.81 करोड़ का कंपनी के पास कैश फ्लो हुआ था। कैश फ्लो मतलब ये होता है कि कंपनी के पास कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, तो वो चीज़ जो है हमारे कैश फ्लो के अंदर में आती है। तो 43 करोड़, इसमें 49 करोड़, और कंपनी का देखा जाए तो 180 करोड़ का कैश फ्लो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी अगर देखा जाए तो 133 करोड़ का कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। हो सकता है किसी लैंड में इन्वेस्ट किया हो या किसी मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया हो। कंपनी का कैश फ्लो हुआ है कंपनी का 133 करोड़ का। एज वेल एज हम बात करते हैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मतलब ये है फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, कंपनी ने कोई लोन लिया हो या रीपेमेंट किया हो, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जितनी भी की है वो 44 करोड़ में कंपनी ने फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। इसके बाद अगर हम देखा जाए फ्री कैश फ्लो की अगर हम बात करते हैं, कंपनी के पास में जो फ्री कैश फ्लो है अभी भी अच्छा है, 24 करोड़ का, 16 करोड़ का था 20 में, और 166 करोड़ का कंपनी के पास में फ्री कैश फ्लो है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है बैलेंस शीट। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है एसेट्स और दूसरी आती है हमारी लायबिलिटी। ये 2 चीज़ें हमारी कंपनी को बैलेंस करती है, इसीलिए इसको बैलेंस शीट बोलते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो मार्च में 783 करोड़ की एसेट्स थी कंपनी के पास, 820 करोड़ की, 825 करोड़ का एसेट्स कंपनी के पास में रही है। अगर इसमें देखा जाए तो 2 इम्पोर्टेंट बहुत ही टर्म्स होते हैं। एक होता है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास में जो भी एसेट्स हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है एसेट्स में, वो मोर देन 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है कंपनी के पास। नेक्स्ट टर्म्स जो आता है हमारा वो आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब है कंपनी के पास में करंट एसेट है 1 साल के अंदर। नॉन करंट एसेट्स का मतलब जैसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ हो सकता है कंपनी की कुछ बिल्डिंग्स बन रही हो तो उसमें कैपिटल जो कंपनी का लगा हुआ है तो वो जो है कैपिटल्स यूज़ हो रहा है, वो हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी हमारा वो वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है बट उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी लग चुका है, तो
2019 की अगर हम बात करें तो 15 करोड़ था, 2020 की बात करें तो 45 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूज़ हुआ है, और 21 में बात करें तो 11.66 करोड़ का। इसके बाद करंट एसेट की बात करें, जनरली हम इन्वेंट्री पे फोकस करते हैं, तो यहाँ पे इन्वेंट्री कंपनी के जो है 164 करोड़, 171 करोड़ से लेकर 130, मतलब इन्वेंट्री कंपनी की डिक्रीज हुई है। तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा साइन होता है कि कंपनी की इन्वेंट्री कम समय में कैश कंपनी के पास अच्छा आ रहा है। जैसे 164 करोड़ का कैश है, 171 करोड़ का इन्वेंट्री एक्चुअली पड़ी हुई है कंपनी के पास में, इधर 130 करोड़ की इन्वेंट्री, मतलब कंटिन्यू देखा जाए तो कैश जो है कंपनी के पास ज़्यादा आ रहा है। प्रोडक्ट्स है मैन्युफैक्चरिंग होके मार्केट में बहुत तेज़ी से सेल हो रहा है, इसलिए कंपनी के पास जो इन्वेंट्री है वो कम की इन्वेंट्री पड़ी, तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये गुड साइन होता है कंपनी के लिए। उसके बाद में अकाउंट्स रिसीवेबल टर्म्स होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है कुछ कंपनी की, 56 करोड़, 52 करोड़, इधर 198 करोड़ की कुछ शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रखी है ऑलरेडी। और इसको हम लाइबिलिटी साइड में देखते हैं, शेयर होल्डर फंड्स में हम देखते हैं 700 करोड़ की। इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब 18 करोड़ के आसपास हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी है। और करंट लाइबिलिटी अगर हम बात करें तो 107 करोड़। कंपनी के पास जितनी भी है करंट लाइबिलिटीज़ हैं मैक्सिमम, मतलब शॉर्ट टर्म टाइम की। लॉन्ग टर्म डेप्ट जो होता है बहुत ही कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है, कंपनी के लिए बहुत ही ख़राब होता है, बट शॉर्ट टर्म जो होता है वो कंपनी के लिए अच्छा होता है, कंपनी रीपेमेंट जल्दी कर पाती है। तो हमारा डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो जिन लोगों को लगता है कि डाउट्स है किसी कंपनी के बारे में, वो नीचे कमेंट्स में आप कंपनी का नाम लिख के भेज सकते हैं कि मुझे इस कंपनी का एनालिसिस चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कंपनी की डिटेल्स में एनालिसिस करने की आप तक पहुंचाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा वो थर्ड पार्ट रहेगा, जिसमें हम कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करने वाले हैं। कंपनी के अल्टीमेटली हम स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, ट्रेंड पे फोकस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कितना परसेंट हमें इनिशियली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इसके बाद में हम टारगेट एंड स्टॉप लॉस देखेंगे, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए। इन चीज़ों पे हम फोकस करने वाले नेक्स्ट पार्ट, उस पार्ट को देखना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच।